हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 6 की पॉलिटी एनसीईआरटी चैप्टर 3 इसमें हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ गवर्नमेंट, यानी सरकार क्या है। ठीक है, तो सरकार क्या है। देखिए आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना है। इस पार्ट में हम यह भी देखेंगे कि सरकार क्या है, वह हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट जो भूमिका होती है उसे निभाती है और क्या करती है सरकार, वो कैसे निर्णय लेती है, कैसे अलग अलग सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतांत्रिक सरकार है इसमें क्या अंतर है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग देख लीजिए। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, पहली कटिंग। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। तो हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं। देखिए हर एक देश को कई सारे निर्णय लेने के लिए, काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। इसको हम अभी मैप से समझेंगे। और ये निर्णय कई जो विषय होते हैं, कई विषय से संबंधित हो सकते हैं। जैसे सड़कें एवं स्कूल कहाँ बनाने हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम को कैसे कम करना है, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाना है। ऐसे कई सारे सामाजिक मुद्दों पर भी सरकार जो है कार्यवाही करती है। उदाहरण के लिए गरीबों की, ये जो सरकार है गरीबों की मदद करने के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाती है ना। और इनके अलावा कई और महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। कैसे, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना, ये सारे काम करना। डाक एवं रेल सेवाएं चलाना, ये सारे काम सरकार करती है। तो सरकार का काम क्या है, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, देश की जो बाउंड्री होती है उसकी सुरक्षा करना। साथ ही दूसरे देशों से ये जो शांतिपूर्ण संबंध होते हैं इनको बनाए रखना, है ना। उनकी जिम्मेदारी यह भी सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिले, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। प्राकृतिक विपदा जब उन्हें घेरे, तो जैसे सुनामी हो गया, भूकंप हो गया या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो सरकार ही जो है पीड़ितों की मदद करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है, जैसे कोई अपराध होता है, तो लोग कहाँ जाते हैं, न्यायालय जाते हैं, है ना। तो न्यायालय किसका अंग है, ये भी सरकार का ही एक अंग है। शायद आपको जानकर अचरज हो रहा होगा, आश्चर्य हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर लेती है और सरकार के लिए इन कामों को करना इतना ज़रूरी क्यों है। तो जब लोग इकट्ठे होते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है ना। जब लोग जो है एक साथ इकट्ठे होते हैं और कुछ काम करते हैं तो उन्हें कुछ एक मैनेजमेंट, एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है, यानी कि कोई नियम चाहिए होते हैं जिसको लागू किया जा सके। उदाहरण के लिए कि संसाधनों के नियंत्रण, यानी कि जो संसाधन है, हमारे जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करना। देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। जैसे वह नियम बनाती है, यानी कि रूल बनाती है, डिसीजन लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। यानी कि जो लोग सीमा में रहते हैं, देश की सीमा में रहते हैं, उन पर लागू होते हैं। देश की सीमा के बाहर के लोगों पे नहीं लागू होते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं, जैसे ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये सब क्या हैं, ये सब सरकार के ही अंग हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम इसको एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे बना हुआ है मैप, भारत और उसके पड़ोसी देश। ठीक है, तो ये जो भारत बना हुआ है, इसके जो सीमाएं हैं, इसके अंदर के लोगों के लिए सरकार काम करती है। और कभी कभी जो सरकारें, देखिए अलग अलग तरह की सरकारें होती हैं। कुछ देश के अंदर के लिए काम करती हैं, कुछ देश के बाहरी जो सीमाएं होती हैं उनके लिए, तथा अदर जो इंटरनेशनल रिलेशंस और बाउंड्री होती है उसके लिए काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं सरकार के स्तर। आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कितनी सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तर पे काम करती है। कैसे, देखिए स्थानीय स्तर पे, राज्य के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दर्शा दिया कि किस प्रकार से सरकार 3 स्तर पे काम करती है। स्थानीय स्तर पे
राज्य के स्तर पे एवं नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पे। स्थानीय स्तर का मतलब क्या है? देखिए, गांव, शहर या मोहल्ले से है। स्थानीय स्तर का मतलब क्या है? गांव से, शहर से या मोहल्ले से है। और राज्य स्तर का मतलब क्या है? पूरे राज्य को ध्यान में रखता हुआ, जैसे बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कोई सी भी सरकार पूरे राज्य में काम करती है। अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें, देखिए मैप में चित्र बने हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम राष्ट्रीय लेवल की बात करें, नेशनल लेवल की, तो यहाँ का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चल के पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, यानी पंचायती राज व्यवस्था। और आगे की कक्षाओं में हम राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पे भी सरकार के कामों को जानेंगे। फिलहाल हम इतना ही समझ लेते हैं कि जो दिल्ली में सरकार हमारी बैठी है, तो वो पूरे देश को कंट्रोल करती, कंट्रोल इन द सेंस की सेंट्रल लेवल पे रूल्स बनाती है, ठीक है। और जो राज्य लेवल की सरकारें होती हैं वो राज्य के स्तर पे रूल बनाती हैं। और जो हमारे स्थानीय निकाय होते हैं वो स्थानीय निकाय, शहर जो है, मोहल्ला है, शहर है, गांव है, इस लेवल पे जो है कानून बनाते हैं और नियंत्रण करते हैं और कंट्रोल करते हैं, हर चीज़ को ध्यान रखते हैं, ठीक है ना, हमारी ज़रूरतों को ध्यान रखते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। मैप को हमने देख लिया है। देखिए, इस मैप में हम प्रशासनिक प्रभाग 2011 को देखेंगे। यहाँ पे यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। तो जो तेलंगाना नया राज्य बनाया था वो कहाँ पे है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश के साइड में है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है शायद, ठीक है। तो इसके बाद में ये हमारा 29वां राज्य बन गया था। तो उस टाइम पे अगर करंट लोकेशन की बात करें कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो देखिए वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे उलटफेर भी हुए थे। जम्मू एंड कश्मीर को जो है अलग अलग यूटी में अलग कर दिया गया, साथ ही दमन दीव और दादरा नगर को आपस में मर्ज कर दिया गया था। तो ये कुछ परिवर्तन हुए थे, तो 28 राज्य वापस से ही जो है 29 से 28 हो गए। चले अब हम देख लेते हैं कि सरकार एवं कानून क्या है। सरकार एवं कानून क्या है, अपकमिंग में हमारा क्या है? देखिए, सरकार कानून बनाती है। सरकार क्या बनाती है? कानून बनाती है। और देश में रहने वाले सभी लोगों को वो कानून मान्य होते हैं। यानी कि जैसे सरकार है, सरकार ने राष्ट्र लेवल पे मतलब सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, राज्य जो स्थानीय निकाय हैं इनके लेवल पे कोई कानून बनाया, और देश में जो भी रहने वाले लोग हैं, राज्य में रहने वाले, स्थानीय निकाय में रहने वाले लोग हैं, तो उन्हें वो कानून मान्य होते हैं। केवल यही एक तरीका होता है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे यह ताकत भी होती है कि अगर किसी ने उस कानून को नहीं माना, ठीक है, तो उसको वो बाध्य कर सकती है कि कानून मानो, ठीक है ना। और उदाहरण के लिए कैसे कि जैसे गाड़ी चलाने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो, तो आपको क्या करना, जुर्माना भरना पड़ सकता है उसके बदले में, है ना, जेल की सज़ा काटनी पड़ सकती है। तो ये तरीके होते हैं सरकार के। तो किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों ज़रूरी है। तो ये तो एक होमवर्क हो गया। देखिए, सरकार जो कार्यवाही कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगता है कि कानून का ढंग जो है सही ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है, तो भी कुछ कदम उठाए जा सकते। कैसे? उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके धर्म अथवा जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है, तो वह न्यायालय जा सकता है। कानून और देखिए, यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पे हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे सरकार के बारे में, और उसके बाद मैंने देखा कानून। तो देखिए, कानून कौन बनाता है? सरकार बनाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आई, आप लोगों को आई नहीं होगी, कि भाई कानून बनाए गए और उनमें कुछ कानून ऐसे हैं जो हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो हम न्यायालय भी जा सकते हैं। तो यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या मैटर हो गया जो नए बच्चे हैं उनके लिए। तो देखिए, यहाँ पे सरकार के भी प्रकार होते हैं, यानी कि यहाँ पे जैसे न्यायालय का नाम सामने आया है, तो इसमें जो है सरकार के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यायालय है ना, तो चलिए सरकार के प्रकारों को हम देख लेते हैं। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने के लिए उन्हें बाध्य बनाने के लिए शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में सरकार कैसी है। सरकार कैसी का क्या तात्पर्य है कि किसी में राजतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक है, इस तरह से अलग अलग तरीके की सरकार है। तो देखिए, लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं, यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, है ना।
तो लोकतंत्र में जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो जनता के पास में ही होती है। चले, अब वो अपनी पसंद के नेता को वोट देते हैं, चुनते हैं, और एक बार अगर चुन लिया तो यही लोग जो है सरकार बनाते हैं। अब लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों के आधार पर बताना होता है और सफाई भी देनी होती है। यानी कि वो जनता द्वारा चुन के आए, तो उन्होंने जो भी निर्णय उठाए हैं, है ना, जो निर्णय उठाए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, तो उनमें जो है बताना होता है कि ये जो है किस लिए हैं, और सफाई भी देनी होती है। तो दूसरी तरह की जो सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं, है ना, राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। तो इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की या सरकार चलाने की जो है क्षमता होती है या शक्ति होती है। और यहाँ पे राजा के सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करते हैं, और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? उसी के पास रहती है। यानी कि जनता के पास ऐसी कोई पावर नहीं रहती है। और लोकतंत्र की बात अगर करें तो लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को ही जो है अपने निर्णय बताने की कोई मतलब आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई सफाई देने की आवश्यकता होती है। तो लोकतंत्र का फ़ायदा तो आप देख ही पा रहे हो, और राजतंत्र में क्या ये भी आप देख पा रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है एक राजा का फ़ोटो भी बना रखा है ताकि समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग कमेंट भी कर दिया करो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए अगर, वहाँ पे तो आपको अपडेट वगैरह मिलते रहते हैं। नियति मैम का एक डायरेक्ट आप उसमें मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम के माध्यम से, जो भी आपके विचार हैं, शिकायत है, जो भी है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ देखते हैं। लोकतंत्र में लोगों को भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, तो इसको आप थोड़ा साइड में कीजिए। यहाँ पे हम देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। लोकतांत्रिक सरकार के बारे में देखते हैं। देखिए आप इस वृत्त को देखिए, ये जो है वोट दे रहे हैं। तो भारत एक लोकतंत्र है। देखिए भारत एक लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र का जो है चलता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। यानी कि संसार में और भी ऐसे कई देश हैं जिन्होंने लोकतंत्र पाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। यानी हम खुद अपने नेता को चुनते हैं वोट देकर। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र का लोगों का ही शासन होता है, इसका अर्थ। ठीक है, तो लोकतंत्र में मूलभूत विचार क्या है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रतिनिधि को चुनेंगे और ये प्रतिनिधि जो है मिल करके जनता के लिए, सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये मतदान के समय मतदाता उंगली की जो है उंगली पे स्याही लगवा रहे हैं, स्याही का निशान लगवा रहे हैं ताकि केवल एक वोट देख सकें। तो ये कोई मतदान केंद्र का फ़ोटो है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए वोट्स इन वीमेन, वोट्स इन वीमेन। देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ देख ली, और हमेशा ये ऐसा नहीं था कि देखिए ऐसा नहीं था कि लोकतंत्र ही था। एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को, जो औरत थीं और जो गरीब लोग थे, उनको चुनाव में भाग नहीं लेने देते थे। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं लोगों को या उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे होते थे और जिनके पास अपनी खुद की संपत्ति होती थी। तो इसका मतलब था कि औरतें, गरीब, अशिक्षित ये सारे वोट दे नहीं पाते थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने लोग बनाते थे। कौन? अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग। तो भारत में आज़ादी से पहले बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसको ध्यान रखिए। इसलिए जनता ने क्या किया? संगठित होकर इन अधिकारों की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया, है ना। तो इन्होंने जोर शोर से यह मांग उठाई। अब देखिए 1931 में यंग इंडिया पत्रिका, ठीक है, तो इसमें गांधी जी ने कहा है कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति और वोट दे, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता है। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ये गांधी जी के शब्द हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से जो है लोगों को शक्ति जो है लोगों को नहीं बांटी।
यानी कि पूरे यूरोप में अमेरिका में अगर देखें तो महिलाओं और गरीबों ने सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए कई संघर्ष जो है उन्होंने किए। प्रथम विश्व युद्ध के टाइम से ही स्टार्टिंग कर ली थी, उन्होंने शुरू कर दिए थे। और इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सरफ्रेज मूवमेंट। क्या कहते हैं? सरफ्रेज मूवमेंट। सरफ्रेज का मतलब क्या होता है? वोट देने का अधिकार होता है। अब युद्ध के टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे पुरुष लड़ाई में चले गए, तो इसलिए महिलाओं को उनके काम करने पड़ गए, है ना। यानी कि उनको बुलाया गया महिलाओं को काम करने के लिए, तो पुरुषों के काम जो माने जाते तो उनको महिलाएं करने लगी। तो जब महिलाओं ने इस तरह से तरह तरह के कार्य करने शुरू किए तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो गया कि यार महिलाओं ने ऐसे कैसे कर लिया इन सबको। तो इससे जो है उनकी रूढ़िबद्ध धारणाएं टूट गई और उन्होंने जो है महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। तो महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। फिर उनकी आवाज़ को सुना गया। देखिए, उन्होंने काफ़ी सारे कार्य किए। उन्होंने अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधा, प्रदर्शन किया, तब जाके, और पता है भूख हड़ताल भी करी थी उन्होंने। क्रांतिकारी महिलाएं काफ़ी सारी जेल भी गई थी। तब जाकर अमेरिका में लोगों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था। कब मिला था? 1920 में। और इंग्लैंड में औरतों को कब अधिकार मिला था? तो ये मिला था 8 साल बाद, 1928 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। काफ़ी सारे इन लोगों ने संघर्ष कर रखे थे। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर है वो इसी के साथ हो गया समाप्त। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, इनको आप समझिए। तो भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने के निर्णय कौन लेगा? बिल्कुल, इसको देख लेते हैं हम लोग। भारत के साथ मैत्री के साथ ये जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, इनका जो निर्णय होगा राष्ट्रीय लेवल पे होगा। और पश्चिम बंगाल सरकार सारे निर्णय, ये स्कूली सरकारी निर्णय है, ये सारे कौन लेगा? तो ये राज्य सरकार लेगी। डिब्रूगढ़ हो गया, कन्याकुमारी के बीच में नई रेल सेवा शुरू करनी है, तो ये कौन लेगा निर्णय? तो ये जो निर्णय लेगा आपका नेशनल लेवल पे आएगा। गाँव के सार्वजनिक कुएं, तो ये स्थानीय लेवल पे आएगा। तो इसी तरह से हमारे ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये कुछ हमारे क्वेश्चन हैं जिनको हम एनसीईआरटी पूरे करने के बाद में सारे क्वेश्चन की एक सीरीज बनाएंगे। ठीक है, सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं? एक सूची बनाइए किस तरह सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है भाई, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं, ये भी देखना। महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, इसकी उपलब्धि क्या थी। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि हर एक व्यक्ति को, वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, इनको हम जो है किताब में समझ चुके हैं। और सारी एनसीईआरटी कवर होने के बाद में हम इसका क्वेश्चंस का एक विस्तृत वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे बिना सब्सक्राइब किए ही चैनल को देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और अदर अपडेट के लिए चैनल में बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।